बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी बजट की आमद है। बजट 12 जून को पेश होगा और बजट के हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर नए टैक्सेस लगेंगे। बड़ा टैक्स का हदफ होगा 12,900 का हिस्सा अबूर करने का IMF ने हुक्म दिया है। हुक्म इसलिए दिया है कि जब वो आपको पैसे दे रहे हैं तो इसका हिसाब किताब भी रखेंगे। उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि ये IMF का आखिरी बजट हो, लेकिन उम्मीद और दुआ के साथ साथ देखते हैं कि हालात क्या हैं, किन सेक्टर्स के ऊपर नए टैक्सेस लगेंगे, किन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स इस्तिस्ना टैक्स को लगाया जाएगा, टैक्स इस्तिस्ना को ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ साथ शरह सूद में भी कमी का इम्कान है और इसाक डार साहब ये कहते हैं कि तकरीबन 84 इदारे ऐसे हैं कि जिनकी निजकारी मुतवक्का है, निजकारी के लिए तैयार हैं। क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं? अशफाक यूसुफ तोला साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नया बजट सुना बगैर किसी टैक्स इस्तिस्ना के आएगा, तो फिर वो सेक्टर्स जो चलते ही टैक्स इस्तिस्ना के ऊपर है या जिनकी डिमांड ये होती है कि हम टैक्स नहीं देंगे, नाम से टैक्स लिया जाए, ना सोचा जाए कि हम टैक्स देंगे कभी, उनका क्या होगा? सर, इसका मतलब तो ये है कि अब हर फर्द को, हर सेक्टर को टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या जो तगय्युर आएगा पूरे सिस्टम में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था हमारे मुल्क में कि डायरेक्ट टैक्स जहाँ तक है उसको आपको किसी को इस्तिस्ना नहीं देनी चाहिए और आपको सबको बराबर के बुनियाद पे करना चाहिए था। मगर अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में IMF कोई बात नहीं कर रहा। जैसे मैं ज़राअत के सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के बारे में अगर कोई बात करनी हो तो मेरा ख्याल है वो मुक़द्दस गाय के तौर पे माना जाता है। ना उनसे कोई किस्म का हम ज़रूरी टैक्स तो सूबों को लेना है, ना वो इन्फोर्स कर पाते हैं, ना हम किसी और तरीके से उनसे डायरेक्ट टैक्स वसूल कर पाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया होगा हमारे लिए कि अगर हम टैक्स पे करते रहें और एक सेगमेंट जो कि 24% अब हमारी मईशत का हो गया है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो वो अगर ना दे तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा तजाद होगा और टैक्सेशन की जो बुनियादें हैं जिसको हम कहते हैं इक्विटी, वो मेरा ख्याल है मरूज़ खातिर नहीं रखी जाएगी। देखिए, IMF का ये मुतालबा हो या ना हो, मेरा ख्याल है एक हर पाकिस्तानी का ये मुतालबा है कि अगर मैं टैक्स भरता हूँ तो मेरे हिस्से का टैक्स मैं भरूँ, फवाद के हिस्से का टैक्स फवाद भरे। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे हिस्से का टैक्स भी आप भरो। और यही जो हमारी रिपोर्ट थी लास्ट ईयर फवाद, इसी बात पे मुनसर हमने की थी और 21 ऐसे मेजर्स आइडेंटिफाई कर दिए थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमने ये कहा था कि जी आप इक्विटी की बुनियाद पे टैक्सेशन करें, जिसमें रियल एस्टेट पे भी था, ज़राअत पे भी था और दुकानदारों पे भी था। दुकानदार मान गए थे, मगर एक फिर वो एक कोई केयर टेकर सेटअप ने उसको पूरा टॉपसी टर्वी करके एक नई चीज़ बना दी, ताजिर दोस्त स्कीम, पता नहीं क्या कौन कौन सी स्कीमें लेके आए। और अब देखिए, मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, फिगर याद है जब उसकी डेडलाइन खत्म हुई तो कितने लोगों ने उसमें रजाकाराना रजिस्ट्रेशन करी? आपको कुछ याद है उसकी फिगर, वो ताजिर दोस्त की? जी, अभी भी 18,000 पे हैं। 40 लाख अगर ताजिर हैं और अगर 18,000 हुए तो 4% बनता है, जो कि मेरा ख्याल है ये पैथेटिक है। और हमने जिनसे बात की थी उन्होंने वो एग्री कर गए थे और 40 के 40 लाख आपके नेट में आने के लिए तैयार हो गए थे और टैक्स देने के लिए वॉलंटरली 250 अरब रुपए। मैं कोई छोटी अमाउंट नहीं बता रहा। अब मैंने सुना है कि FBR ने, अब अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ कि उस स्कीम की तरफ मेरा ख्याल है फिर माइल हो गई। इनको पता है कि ये जो टैक्स का निज़ाम है वो एक होता है टैक्स के टैक्स लगाना, एक होता है टैक्सेशन, वो एक पूरी फ़िलासफ़ी है। तो फ़िलासफ़ी काम मेरा ख्याल है टैक्समैन का होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम उनको किसी और धंधे पे लगा देते हैं और वो सही मानों में जो अपने जो रोल होते हैं उससे गरादा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका मसला यही है कि आपको वो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो हमारी इंटरिम रिपोर्ट है उसको आप बिनोन अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो आज IMF की आपको शायद ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन तोला साहब, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन नहीं हो गई? नहीं सर, वो लिखी हुई चीज़ है, कोई टाइम बाउंड थोड़ी थी कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई है। ये टाइम बाउंड नहीं थी। देखिए, हमने एक मेन्यू कार्ड आपको दे दिया है, अब आप जो भी चाहे सेलेक्ट कर लें। जैसे अभी इन्होंने ये सेलेक्ट किया, मैंने ये पढ़ा है अखबार में कि जी अब उस स्कीम की तरफ आ रहे हैं और उन्होंने लिखा भी है राना शहबाज साहब ने कि ये तोला साहब लेड RRMC ने ये सजेस्ट किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने और भी सजेस्ट की हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर इनको चाहिए कंट्री के हक़ के लिए और अगर ये बहुत ही मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ, हमारी आवाम के साथ और निज़ाम के साथ, तो मैं समझता हूँ इनको वो रिपोर्ट मिनो वन मैं कहता हूँ आप अडॉप्ट कर लें
आपके आधे से 70% मसाइल आपके ठीक हो सकते हैं। अच्छा तोला साहब, आप इस्तिस्ना अगर ख़त्म करने की बात करें तो जिन सेक्टर्स के ऊपर इस्तिस्ना ख़त्म होगा, ख़ास तौर पर ट्रैक्टर फलाना फलाना फलाना, तो उसका इम्पैक्ट क्या आना है पूरी इकोसिस्टम के ऊपर? देखिए, आप जहाँ तक ये आप अब आ गए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो तरीके हो सकते हैं, या गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को कंप्रोमाइज करे। देखिए आपने आप अगर देखें जैसे मेडिसिन, हाँ यहाँ मैं सिर्फ एक इत्तेफाक करूंगा आपसे कि मेडिसिन पे ये जो कह रहे हैं ना, ये मैं तो कभी ना मानूं, चाहे कोई भी आ जाए मेरी तरफ मुझसे नेगोशिएशन करने के लिए। मेडिसिन एक लाइफ सेविंग ड्रग्स को, ये जो आप, मेरा ख्याल है उसको आप टैक्स नहीं कर सकते, और दुनिया में बहुत कम जगहों पे है। मैं ये समझता हूँ जहाँ परचेजिंग पावर है वहाँ हो सकता है, मगर हमारे मुल्क में शायद ये मेरा ख्याल है अवाम इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। ट्रैक्टर वगैरह देखें, एग्रीकल्चर आप देखें, आज जीडीपी अगर बढ़ी है आपकी 6.5% से एग्रीकल्चर की जीडीपी बढ़ी है। और ट्रैक्टर एक मेरा ख्याल है एक साइजेबल किसान होता है, वो लेता है। अगर वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो मेरा ख्याल है सेल्स टैक्स है, तो उसमें कोई इतना मेरा ख्याल इतना बड़ा कोई मुज़ायका नहीं है। 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए अगर वो ज़्यादा टैक्स दे देगा तो। मगर हैविंग सेड दिस, फिर आप इन पे कदगने ना लगाएं किसानों पे, आप को खुला छोड़ें। जैसे आपने कॉटन में छोड़ा है, मेज़ में छोड़ा है, राइस में छोड़ा है, ऐसे ही आप वीट को और शुगर केन को ना पॉलिटिकल इकोनॉमी से बाहर लेके आए। अच्छा तोला साहब, ये पता नहीं अब आपका मौजू है या नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के मामलात नहीं हो जाएंगे अगर पाकिस्तान जो है वो वीट को और इसको बाहर कर देगा, गन्ने को? मेरा ख्याल है मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज मेरा सब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी है, क्योंकि हर पाकिस्तानी का सब्जेक्ट है खाना। मैंने इसीलिए शक का इजहार किया तोला साहब, यकीनी नहीं कहा कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। जी 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 देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो आपकी पैदावार हो रही है वो आपकी हो रही है 31.46 मिलियन मेट्रिक टन वीट की हुई है, ठीक है जी। और वही मिकदार आपकी रिक्वायरमेंट है आपके पास। आपको नागानी चीज़ों को देखते हुए 4 मिलियन मेट्रिक टन का रिजर्व चाहिए, और 4 मिलियन मेट्रिक टन हमारे जो पड़ोसी हैं अफगानिस्तान और ईरान ले जाते हैं, तो 40 मिलियन मेट्रिक टन का आपका हो जाता है। और अगर वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से देखूं, और अगर मैं 2 मेट्रिक टन सरप्लस होगा जो मैं एक्सपोर्ट करके करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म कर सकता हूँ, तो ये आपकी सूरत हाल है। बट आपको फिर खुला छोड़ना पड़ेगा, और आपको आड़तियों के चुंगल से निजात दिलानी पड़ेगी अपने किसानों को। बैंकिंग इंक्लूजन लाना पड़ेगा, रेडिकल चेंजेज हैं जो कि मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत इस तरीके से नहीं कर सकती, और हमने देख लिया कि पीछे जो मुख्तदर हल्के थे वो भी नहीं करा सके। अच्छा तोला साहब, जब बजट में 2000 अरब के तकरीबन नए टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हदफ IMF कहता है कि आपको रखना चाहिए 12,900 अरब का, तो ये कैसे मुकम्मल होगा तोला साहब? कितने बड़े टैक्सेस लगेंगे? क्या सैलरीड क्लास के ऊपर ही सारा टैक्स लगेगा जिस तरह से लगता रहा है? सारे से मेरी मुराद ये है कि एक हायर साइड पर होगा। क्या प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं? सैलरी पे मैक्सिमम आप 50 बिलियन डाल दोगे। मेन मसला आपका जो है, मैंने आपको कहा ना कि ड्रास्टिक रिफॉर्म्स चाहिए। एक टैक्स और टैक्सेशन में फ़र्क है। वो पॉलिसी मेजर जो है ना, वो मेरा ख्याल है BR इस वक्त निचोड़ नहीं सकता अब। तो वो रिपोर्ट हमारी थी ना, उन हलकों पे अब आपको लगाने पड़ेंगे जो इस वक्त मुकद्दस गाय बन के बैठे हुए। नहीं तो थोड़ा सा एक काम करें ना, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें, क्या क्या हो सकता है? मतलब अब तो 3-4 दिन रह गए हैं, तो नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, नाज़रीन को पता है, मैं 12 कह चुका हूँ ये बात। देखें, आप इस वक्त आपको दुकानदारों पे ये टैक्स जो हम लगाना चाह रहे थे 300 अरब तक आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके अलावा ये जो आपका जो कुछ ऐसे ये कंपनीज होती हैं जो कि डिविडेंड नहीं देती हैं, उन पे आप एडवांस टैक्स ले सकते हैं। 400 अरब आप वहाँ से ले सकते हैं। जो एक्सचेंज गेन लास्ट ईयर कंपनियों ने कमाए हैं, स्पेशली एक्सपोर्टर्स ने, जो एक्सचेंज गेन का मद है उसको आप लेके चलें। उनको आप बोलेंगे जी इनको आप नॉर्मल टैक्स पे लेंगे तो आप कम से कम 450 अरब वहाँ से ले आ सकते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट उसमें ले जाके फिर ख़त्म कर देते हैं,
उन पे आप 8 से 9% टैक्स बढ़ाएं। ये वो जरिए हैं जहां से आप लेके आएंगे तो इकोनॉमी को आपको मिलेगा। और ये सारी चीजें 21 हमने नए मेजर लिख के दिए हैं। आप रियल एस्टेट पे आप एक काम करें, रियल एस्टेट पे आप एक काम कर लें, रियल एस्टेट को आप एक कैपिटल गेन आप छोड़ दें और बाकी तमाम जितनी भी बाय एंड सेल होती है हर टैक्स पेयर की, उनको आप बोलेंगे 10 साल में एक मतलब आपको छूट मिलेगी, वरना आप जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे उस पर सब पे नॉर्मल टैक्स लगेगा। आप रीट मॉडल पे लाएं, आप उसकी वैल्यू बढ़ा दें, उसको कम कर दें, मिनिमम एसेट टैक्स लेके आए कि जी अगर फवाद साहब की इनकम अगर एसेट 10 करोड़ पे है और इनकम अगर उन्होंने टैक्स दिया 12 लाख रुपए तो वो अपने हिस्से का टैक्स दे चुके हैं। और अगर आप मेरी इनकम अगर फर्ज करें मेरे एसेट्स 2 अरब के हैं और मैंने 5 लाख रुपए टैक्स दिया तो ये मैं ज्यादती कर रहा हूँ, मेरे हिस्से का टैक्स आप दे रहे हो, उससे आप 200-250 अरब ले सकते हैं। ये वो जराए हैं जहाँ से आप टैक्स लगा सकते हैं। और मेरा ख्याल है जब तक आप IMF और ये ताजिर दोस्त स्कीम और इनके चुंगलों से नहीं निकलेंगे, ये जो हॉक्स आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बातें की थी, जब तक आपका पहिया नहीं चल सकता। बेटर लेट देन नेवर। अगर आप इस पिछले साल आपने नहीं किया, समझ आ रही थी कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, आपके लिए इलेक्शन ईयर था, बट इस साल आपको किसने रोका है? अगर आप IMF की शरायत मान सकते हैं, पूरे मुल्क को, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को, हर शहरी को स्ट्रेंगुलेट करने वाले हैं आप, तो इससे बेहतर है उन लोगों को स्ट्रेंगुलेट कर दें जिनको करना चाहिए आपको। तोला साहब एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तोला साहब ये फरमाइएगा, आप प्रिडिक्ट क्या करते हैं, हुकूमत क्या करेगी? क्या हदफ पूरा ना होने की सूरत में सेल्स टैक्स बढ़ा देगी ताकि हदफ पूरा हो जाए? करेगी क्या? हुकूमत के पास, हुकूमत की चाल डाल को देखते हुए आपके पास ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं? सेल्स टैक्स नहीं बढ़ती। और ये देखिए मेरी बात सुनिए, ख्वाहिशात नहीं होती है। कोई एक सिटिंग मिनिस्टर ख्वाहिशात पे रिपोर्ट नहीं लिखता। ये तो अप्रैल के महीने में हमने दे दी थी ना, तो ख्वाहिशात होती हैं तो हम अपनी ख्वाहिशात पे लेके चलते, और आज ख्वाहिशात में से चीजें ना उठाई जाती। ये तो हकीकत पे मबनी है। और जो मेरे साथ 100 प्रोफेशनल्स की टीम थी, 7 से 8 हमारे सब ग्रुप से, और उनके एक एक जो तजर्बेकार था। तोला साहब मैं सवाल को रिफ्रेश कर लूं। मैं बिल्कुल इस बात से अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि हो सकता है कि बल्कि यकीनी तौर पर आप से हम बड़ा अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, इको सिस्टम है, इसमें माफियाज जो है वो जगह जगह बैठे हैं कि जो किसी भी इस्लाह के अमल को रोकते हैं। तो जाहिर है कि मुझे ये महसूस होता है कि आपकी रिपोर्ट भी इसीलिए दाखिले दफ्तर हुई या जो है वो पार्ट नहीं बन सकी पूरे सिस्टम का, क्योंकि उसमें माफियाज के ऊपर शायद हाथ डाला हो। इस बात को एक लम्हे को यहीं पे रख देते हैं, लेकिन हकीकत में गवर्नमेंट की चाल ढाल देखते हुए आपको क्या लगता है कि करेंगे क्या ये लोग? देखें, एक तो अच्छा मंजरनामा है ना, बाय बुक मंजरनामा है, एक खूबसूरत मंजरनामा है जिसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी शामिल है जो आप बता रहे हैं, लेकिन उससे हट के आपको लगता क्या होगा? क्या सेल्स टैक्स बढ़ाने का ऑप्शन क्या मौजूद है? नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, मैं जो समझ रहा हूँ। मगर मेन आपको मैं बताता हूँ, ये मंजरनामा नहीं था। मंजरनामा तो ये होता ना कि मैं आपको कहता कि मैं किसी सीनिक वो जगह पे बैठा हूँ और काश यहाँ मैं भी वैली में एक घर बना लूँ। नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो सिस्टम का फ्लॉ थी, जो सिस्टम के अंदर अगर वो जो एक हमारे मोहतरम दोस्त कहते हैं ना 35 पंक्चर, तो हमने 35 पंक्चर फिक्स किए थे। 21 हमने रेवेन्यू मेजर दिए थे और 14 ब्रॉडनिंग द टैक्स के, कि जहां जहां से टैक्स नहीं आता उनको भी घेरो और जहां जहां जो टैक्स नहीं देना चाह रहा उनको भी घेरो। तो और बाकी 32 हमने कहे थे उनको कि सिंप्लीफिकेशन करें, और 14 हमने रेस्पलाइजेशन ऑफ FBR अथॉरिटी की थी। तो कोई हल्की रिपोर्ट नहीं थी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप किसी भी बड़े इदारे को लेके आए, $1 मिलियन में भी ये काम करके नहीं देगा आपको। ये रिपोर्ट आपके उन सब मुहिब वतन है, मैं किसी को ये नहीं कहता, मगर किसी एक शख्स की रेड लाइन की वजह से आप 300 बिलियन छोड़ दें, किसी एक लॉबिंग ट्रेड बॉडी जो कि अपने आप को ईमानदार कहती हो और गलत फिगरों पे रिपोर्ट बनाती हो, उसके कहने पे आप 400 अरब छोड़ दें। कोई एक पॉलिटिकल रेटोरिक पे जाके आप 250 अरब छोड़ दें, तो फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह ही हाफिज है ना। फिर तो मेरा ख्याल IMF एक प्रोग्राम नहीं, आप अगले 10 प्रोग्राम ले लें, आपकी मैशत ठीक नहीं होती। अच्छा तोला साहब, शरह सूद में कमी का कोई इम्कान है? वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है और महसूस भी हो रहा है कि शायद हो जाए, कुछ होगा? कितना कम हो जाएगा? देखिए मुझे एक बात बताएं, शरह सूद में कमी आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कैसे करेंगे? वो आपका लेंडर है,
वो आपको जो इस वक्त रेसिपी दे रहा है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ अगले साल इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकता, जो रेसिपी उसकी है। मैं आपको अभी एक चार्ट भेजता हूँ जो लास्ट ईयर हमने अपने पॉलिसी चार्ट पे एनईसी को दिया था, ईसी को, इकोनॉमिक काउंसिल जो होती है आपकी एनईसी, उसको आपने दिया था। और उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने लिखा था कि $6 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो आज 200 मिलियन पे है। तो आप इकोनॉमी की बुनियादी गलत रखेंगे तो आप मुझे बताया ब्रीथ कहाँ से देंगे? तो मईशत, आप खुद अपनी मईशत पे खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने हैं। आज आपका जो करेंसी है, मैं कह के थक गया हूँ और आपको तीसरी दफ़ा शायद कह रहा हूँ मैं कि 235 का डॉलर है, गोल्डमैन सैक, हम सब कह रहे हैं। आज आपने 280 का रखा हुआ है, 9% आपकी इन्फ्लेशन इसमें है, 9%। आप 1% के लिए मिनते तरले कर रहे हैं कि जी आप पॉलिसी रेट कम करें। मैं कह रहा हूँ 9% है, और 9% का आपका जो आपका शरह सूद आप पे कर रहे हैं 9% एक्स्ट्रा, उसका हुजम पता है कितना है आपको? 4.5 ट्रिलियन रुपीज। तो तोला साहब रोक क्या चीज रही है? 5 ट्रिलियन रुपीज। डॉलर रेट को बढ़ा के रखने में फायदा है किसको? कौन इसके ऊपर आपको लगता है? किसी को नहीं है। वो लोगों ने मुझे कहा कि जी एक्सपोर्टर का मसला होगा। हाँ। एक्सपोर्टर का कोई मसला नहीं है। तो सर एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है हमारी कि हम एक्सपोर्टर की खातिर वो पूरे मुल्क को दाव पे लगा दें? नहीं, उनकी खातिर भी करूंगा मैं, मगर एक्सपोर्ट है आपकी अगर $100 की अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अगेन ऑन एन एवरेज $70 की इंपोर्ट करते हैं, तो फिर रह गया 30%। अगर मैं उनको अगर फर्ज करें ₹13.5 के हिसाब से उनको मैं दे देता हूँ ना डॉलर, रुपये में इंसेंटिव भी दे देता हूँ ना, तो 400 अरब से ऊपर नहीं निकलेंगे मेरे, और यहाँ मेरे 4000 अरब बच रहे हैं। तो भाई अगर आपको अपनी मईशत का ख्याल रखना है तो आप खुदा का वास्ता इस तरीके से रखें। अच्छा, अगर रेमिटेंस भी आ रहे हैं, अगर रेमिटेंस को भी अगर आप दे देंगे तो मैं फिर भी रेमिटेंस वालों को भी मैं ₹14 इंसेंटिव देने के लिए तैयार हूँ, मगर आप कम से कम कोशिश तो करें कि अपने पाँव पे खड़े होने की। आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे। आपके कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल आ जाते हैं और वो कहते हैं IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। भाई आप मुझे स्टडी करें, आए आप मुनाजरा कर लें, अब मैं आपको बताने के लिए तैयार है IMF के बगैर आप मईशत चला सकते हैं। चले सर, अब तो प्रोग्राम के बिल्कुल करीब चले गए हैं ना IMF के, अब ये आने दें, उसके बाद फिर हमें इस पे बात करनी चाहिए। आप तमाम लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। सर ऐसा हो सकेगा? सर मेरी बात सुने, 13 से 16 का जो प्रोग्राम था ना, वो IMF की MD कह के गई थी कि पाकिस्तान को अब हमारी ज़रूरत नहीं है, मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह धरना कल्चर और ये आपके पनामा ये जो लीक्स होती है ना, उसने आपको फिर उसी जगह लाके खड़ा कर दिया। आसान कर लेना कि 5 सालों में आप IMF के, मैं उस तरफ नहीं जाता। नए पाकिस्तान के बाद पुराना पाकिस्तान भी आ गया था। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है फवाद कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हुई हैं, बल्कि अब कुल्हाड़ी के पास हम अपना पाँव लेके जाते हैं, आओ गिरो हमारे ऊपर। आप मुझे बताओ ना कि ये क्या मईशत है आपकी कि आप डीवैल्यू पे डीवैल्यू किए जा रहे हैं, आप महंगाई पे महंगाई बढ़े जा रहे हैं। आपकी ब्रॉड मनी जिसकी वो जो कहते हैं ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, आप ज़रा चेक कर लें। अब हम जब कहते हैं कि जी कम हुई है एग्रीगेट सप्लाई बिकॉज की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप देखें, अब IMF ने आपको फ्रॉम बैड टू वर्स कर दिया है। 6 सालों में आपने कोई ब्रीथ नहीं ली है। 18 से आप रिगमरोल में हैं, आप देख लें आप जा रहे हैं नहीं जा रहे। अब जब आप बाई करने लगे थे, जब आप करेंसी का आप कहते थे कि हम सेल करके स्टेबल कर दो, आपको मना कर दिया गया। अब आप बाई की बात कर रहे हैं तो आपको कहते हैं नहीं जी स्टेबल रख के बाई करो, अपने रियल रेट पे बाई ना करो, 280 पे बाई करो ताकि तुम्हारी महंगाई ज्यादा रहे। तो मैं ये समझता हूँ, और उनकी डिक्टेशन जाए जो वो लेंडर है आपका, मगर मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मुझे आप बता दें कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल ठीक है, कैसे ये तस्लीम करूं आपके लिए। अच्छा तुला साहब, एक आखिरी चीज़ पे और मजीद रोशनी डाल दें। इसाक डार साहब चाइना गए हुए थे, वो कहते हैं 84 इदारे पाकिस्तान में तकरीबन निजकारी के लिए तैयार हैं। तो आप निजकारी का तो पार्ट रहे हैं पाकिस्तान में, तो कोई अब इस पर सीरियस काम हो जाएगा? अल्लाह करे हो जाए। देखें होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है दुनिया में कि अगर निजकारी करनी है ना, तो आप उस इदारे को साफ सुथरा करके निजकारी कमीशन को दिया जाता है कि वो सारे मसाइल हल हो चुके हैं, अब आप गो अहेड एंड डू इट। हमारे यहाँ उल्टा सीन हो जाता है, जो जिस इदारे में सबसे ज़्यादा मसले हैं वो निजकारी के लिए दे दिया जाता है।
और फिर निचकारी कमीशन को कहा जाता है कि तुम सॉल्व करो, और फिर जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री होती है ना वो उसको सॉल्व नहीं करने देती। मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये सारी डिस्कोज, ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो जानी चाहिए थी और आप नहीं कर पाए। ये जितना मुझे इंसेंटिवाइज करना है ना डॉलर में, रुपये में एक्सपोर्टर को या रेमिटेंस वालों को, मैं अगर सिर्फ ये निचकारी कर दूं और ये इनकी जो SOEs का लॉसेज में अगर कंट्रोल कर लूं और प्राइवेट सेक्टर को चली जाएं, तो मैं अपना डॉलर 200 रुपये पे ला सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। तुला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ माशी मामला तो ख़ास तौर पर बजट से पहले दरपेश जो मामलात हैं उसके हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बड़ा हदफ IMF कहता है रखें, 12,900 अरब का टैक्स जमा करके दिखाएं, तो कैसे हम जमा करेंगे? हमारा तो बड़ा बोसीदा सा सिस्टम है सर। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से वो बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उसकी वजह यह है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने ये अभी कहा है कि आपने भी पढ़ा होगा कि जो FBR है उसको 24,000 अरब रुपया वसूल करना चाहिए, जबकि वो 9,400 कर रहा है। उनके अल्फाज मेरे तो नहीं है, तो उनके अल्फाज हैं कि 15,000 अरब रुपया शॉर्टफॉल है। तो IMF तो आपसे ये नहीं कह रहा कि जी जो आप खुद कह रहे हैं शॉर्टफॉल है वो कर ले, तो इससे बड़ी मेहरबानी या पाकिस्तान की जड़ खोदने का और क्या तरीका हो सकता है। उनको ये कहना चाहिए था कि जब आप 24,000 पिछले साल कह रहे हैं कैपेसिटी, तो इस साल उसमें अफरात-ए-ज़र मिला के उतना वसूल कर लें, हम तो और मुतालबा नहीं करते। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, जब आप ये कहते हैं कि 24,000 अरब रुपए FBR की कैपेसिटी है, और तो आप अगर ये वसूल कर लें तो ना आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे, ना गैस के, ना पेट्रोल के, बल्कि आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, मिल जाएगा। तो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, सिर्फ कर्जे लेके और आवाम को मीठी गोलियां देना चाहते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये तो 15,000 अरब रुपया जो उन्होंने फरमाया है वो सिर्फ FBR है। वैसे तो आपके प्रोग्राम में 22,000 अरब कहा था एक साल का, उसमें सूबों को भी शामिल थे, और ये जो FBR का वो कम करके बता रहे हैं 15 हमारे हिसाब से ज्यादा है। तो अगर 22,000 मेरी फिगर छोड़ दें, बहरहाल सूबों के पास भी प्रॉपर्टी है, सूबों के पास भी एग्रीकल्चर है, वो भी तो लाए ना कुछ पैसा। तो अगर ये वसूल नहीं करते तो फिर हुकूमत का काम क्या है, मुझे आप ये बता दीजिए। नहीं शाहिद साहब, ये तो हमारी आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, ये तो हमारी विश है कि हुकूमत जो है वो 24,000 अरब जमा करे, फिर भी टारगेट कम मिल गया, 13,000 के करीब मिल गया। वो सारी बातें मैं आपकी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह एक पैदा होता है कि क्या हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी मौजूदा हालात को देखते हुए है? करेंगे कैसे? किन सेक्टर्स के ऊपर से करेंगे? क्या इस्तिस्ना ख़त्म होगा? किन किन का ख़त्म होगा? उसका इम्पैक्ट क्या आएगा सोसाइटी पर? सर, कुछ नहीं करना होगा, कोई इस्तिस्ना ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमने एक SIFC बनाई है, उसमें फ़ौज की भी रिप्रेजेंटेशन है। एक मीटिंग बुला लें और उसमें तीनों पार्टियों को भी बुला लें जो इख्तियार में रहते वफाक और सूबों में, उनका आइन, उनका मंशूर दिखा दें जिसके बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त कर लें कि जनाब, जब आप, बड़ी मेहरबानी आपको रात को 12 बजे आप कोर्ट खोलते हैं इलेक्शन कराने के लिए। बड़ी इलेक्शन तो इसलिए होती है कि जो मंशूर है उस पर अमल होगा। अगर मंशूर पर आप अमल नहीं करते तो फिर इंतखाबात की क्या जरूरत है, फिर जमहूरियत की क्या जरूरत है? बिल्कुल। और अब मसला ये आ गया है जो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि या तो आप खुदकशी कर लें, कौमी खुदकशी, या बिल्कुल वाज़ेह है कि उस मीटिंग में उनको उनके मंशूर दिखा दें, उनके अल्फाज बता दें, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा। आइन कहता है कि 25 अलिफ हर बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, लाजमी और मुफ्त तालीम 16 साल तक के बच्चे। अभी तो आपके 26 मिलियन बच्चे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। तो क्या इलेक्शन, ये सिर्फ बजट का मकसद यही है कि ताजरों के और सनतकारों के मुतालबात पूरे हो जाएं, IMF के मुतालबात पूरे हो जाएं, मईशत जाए तबाह बर्बाद हो जाए, अवाम तबाह बर्बाद हो जाए, उनको पानी मिले या नहीं मिले, साफ पानी, तालीम, सेहत, कुछ नहीं। तो हम चाहते क्या है, पहले तो आप ये तय करें। अच्छा शाहिद साहब, एक तासुर एक पाया जाता है, हम भी इसको जो है वो काफ़ी दुरुस्त समझते हैं कि पाकिस्तान में बजट ना सिर्फ आदाद व शुमार का गोरख धंधा होता है, इकॉनमी चलती किसी और हिसाब से ही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब जिसका जहाँ जोर चलता है वो वहाँ पर अपना हिसाब किताब कर रहा होता है। तो आपको फील होता है कि इस तरीके से मजीद हम आगे चल सकेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि या तो वो कर लें जो अभी आपको मैंने बताया था कि वफाक और सूबे 10 लाख रुपए कर दें, तो ये आवाम को भी तो खुश करें। 6 लाख रुपए ऊपर टैक्स है, 6 लाख रुपए सालाना से टैक्स है। मैं कहता हूँ आप 10 लाख कर दीजिए,
ताकि 7 लाख 8 लाख 9 लाख जिनकी तनख्वाह है सालाना, उनको कहते हैं जी हमें आपसे टैक्स नहीं चाहिए। मगर उसके बाद हर आदमी जो पाकिस्तान में 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा कमा रहा है उससे टैक्स नाफिज करें और वसूल करें। अगर ये नहीं, अगर हुकूमत को सिर्फ एक काम कर दे मुझे नहीं चाहिए कुछ, और फिर इस पैसे को सही इस्तेमाल कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट को तो खिलवाड़ इसलिए है कि इस साल हमने ये कहा था कि हमारे जो सूद है वो 7,300 अरब रुपए होगा। अब ये आपका 8,500 अरब रुपया हो गया, तो 1,000 अरब का तो यही झटका लग गया ना, तो फिर बजट तो रह नहीं गया। मगर मैं आपसे कुछ और सवालात उठाना चाहता हूँ। असल में मैं ये चाहता हूँ कि कौम और आप एक आध सवाल का जवाब दे दे सिर्फ, सर तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए कि जब तक आवाम का दबाव नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वो क्या है कि जो 2021 में हमारे अफरात ज़र था, 2021 वही तकरीबन आज है, फर्क है। जो 2021 में हमारी इंपोर्ट्स थी वही तकरीबन आज है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये क्या, जब वही है तो ये क्या वजह है, 21 और 23 के दरमियान स्टेट बैंक के ज़खायर में 12.8 अरब डॉलर की कमी हुई। वही 12.8 अरब डॉलर, आप तो 6 अरब डॉलर के लिए आजकल भागदौड़ कर रहे हैं ना, 6 से 8 अरब डॉलर जो आपको 3 साल में मिलेगा 50 शराइत के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इसकी वजूहत तलाश कर लें कि जब आपके इंपोर्ट्स नहीं बढ़ी, जब आपकी जो है अफरात ज़र हुई है, तो 21 से 23 तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 12.8 अरब डॉलर की क्यों कमी हुई। खा गए ना हम अपना, जिस तरह से नालायक बच्चे नहीं बाप के पैसे खा जाते हैं, इस तरह हम खा गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान की जड़ खोदी गई है। मैं अभी आपको साबित कर दूंगा सर। एक करेक्शन अल्फाज जो मैं अदा कर रहा हूँ और फिगर्स, वो जिम्मेदारी मेरी है सर। अब मैं आपको और फिगर देना चाहता हूँ, सिर्फ गौर कर लें, तमाम सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे सर। मई 2022 में आप चले जाइए, हमारा अफरात ज़र था 13.8%, मई 2022, और हमारा मॉनेटरी पॉलिसी थी में डिस्काउंट रेट 12.5, तकरीबन बराबर थे। स्टेट बैंक ने कहा नहीं ये तो 13.5 बहुत ज़्यादा है, अफरात ज़र इसको कम करना है। वो इसको बढ़ा के 12.5 को डिस्काउंट रेट को 22 पे ले गए, लेकिन अफरात ज़र जो 38 पर आ गया। तो ये 38 पे क्यों आया और ये आप इसको 12 से 22 पे क्यों ले गए? मगर एक और सवाल है, अगर ये 38 पर था, 22% डिस्काउंट रेट था, तो आज अफरात ज़र 11.8 है, तो डिस्काउंट रेट 22 क्यों है? यही दो सवाल हैं। जब आप इसके जवाब निकालेंगे, किस बेदर्दी से 5 हुकूमतों ने जो इस दौरान में आई हैं, 5 हुकूमतें आई हैं 1990 आपके 2021 से अब तक, इन 5 हुकूमतों ने, स्टेट बैंक ने, FBR ने, सूबाई हुकूमतों ने, तीनों पार्टियां शामिल हैं इसमें, इन्होंने जिस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, ये 2 आदाद शुमार 12.8 अरब डॉलर की कमी, ये डिस्काउंट रेट के साथ खिलवाड़, और इसी दौरान में आपकी गुर्बत बेरोजगारी बढ़ गई। 2 साल आप देखिए मनफी ग्रोथ रेट हुई जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई थी। 2020 में 2023 में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बिजली गैस के नर्ख बढ़ाने के बावजूद डिस्काउंट, वो आपका गर्दिशी कर्जा आसमान पर पहुंच गया। हालांकि तीनों आप सर वही बात हुई ना सर, इसका मतलब वो मेरा जुमला ठीक था ना कि फिर नालायक बच्चों की तरह हम जो वो अपना बाप का छोड़ा हुआ माल खा गए। नालायक तो नहीं कहलाएंगे ना आप इसको, मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर मुल्क की जड़ें खुद रही हैं, अवाम तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हो रही है। आज आप ये सवाल का एक और उठ गया, वज़ीर आज़म साहब चीन क्यों गए हैं? क्या सरमायाकारी लेने गए हैं? अगर सरमायाकारी लेने जाते तो बजट के बाद जाते, बजट की तारीख एक्सटेंड नहीं करते। देखिए हम क्या काम है आपको बता दूं, चीन ये कह रहा है आपसे, चीन कि आप हमारे जो आपने हमसे कंपनीज ने पैसे लगाए थे पाकिस्तान में, उनके ड्यूस आप पे नहीं कर रहे, वो परेशान है। फिर वो ये कहते हैं जी चीनियों को मारा जा रहा है, शहीद तो हमारे आदमी भी हो रहे, फौजी भी हो रहे, अवाम भी। वो कहते हैं जी उनकी हिफाजत आप नहीं कर पा रहे, तो आप ऑपरेशन ज़रब-ए-हज़्ब करें। पहले अमेरिका कहता था ऑपरेशन करें, चीन कह रहा है। चीन के 2 मुतालबात, अमेरिका क्या कह रहा है और IMF कि हमारे कर्जे के पैसे आप चीन की अदायगी नहीं कर सकते। हम चीन से क्या कह रहे हैं कि जी हम तो बजट ही नहीं बना सकते, तो हम जो आपने हमें कंपनीज ने पैसे दिए हैं इसको आप इसको डेफर करें 3 साल के लिए। आप हमारे कर्जे जो हमने आपको दिए इनको आप 3 साल के लिए डेफर करें। यानी आप इस्लाहात के बजाय उनसे ये करें आज जिस तबाही बर्बादी में हम आ गए हैं उसे हमें 3 साल की मोहलत दे दें ताकि हमारे 3 साल गुजर जाएं, मईशत मजीद खोखली हो जाए। अगर इन तमाम चीज़ों के लिए कौम तैयार है
और वो उन झगड़ों में उलझी हुई है कि बेल हुई कि नहीं हुई, और जो है उस पार्टी ने, सियासी भी ने क्या कहा। भाई सवाल ये है कि कभी कोई ये भी तो कह दे कि 3 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। क्या आज अमेरिका ने मुझे इजाज़त दी है कि आप चीन से पैसे लेके गुजारा कर लें? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी मईशत खोखली हो जाए। जब 3 साल के बाद वो कहेंगे जी नो वे, आप चीन से ही नहीं कर सकते, वरना IMF से कर्जा नहीं मिलेगा आपको, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलेगा, रेमिटेंसेज जो अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब UAE से आ रही है नहीं आएंगी, तो फिर आप चीन को छोड़ने पे मजबूर होंगे। अभी तो आपको उनकी ज़रूरत है। यूक्रेन की भी जंग चल रही है, अफगानिस्तान का भी मसला है, जो है गजा में भी जंग जारी है, मिडिल ईस्ट में हमारी ज़रूरत है। जब ये नहीं रहेगी तो वो कहेंगे जी आप चीन और हम में से सिलेक्ट कर लें। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये खुदकशी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये तमाम चीज़ों को छोड़कर जो मैंने 5 बातें आपको बताई हैं, हम इन सियासी झगड़ों में पूरी कौम लगी है, पूरा मीडिया लगा है कि जनाब उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। सवाल ये कि इन सवालों का जवाब कौन देगा? SIF देगा, कौम देगी, मईशत देगी, मीडिया देगा। ये वो 5 बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है, पाकिस्तान के अवाम से है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों से है और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से है। ये चीज़ें छोड़ के खुदा के लिए कभी सोचें कि सर एक आखिरी चीज़ सर और भी बता दीजिएगा, निचकारी का क्या होगा? हम बड़ा प्लान बना के बैठे हुए हैं कि निचकारी करेंगे, बोझ उतारेंगे मईशत के ऊपर से। तो बजट के बाद आपको लगता है हुकूमत के पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है कि बीमार इदारों को निचकारी कर दी जाए? देखिए, निचकारी तो इसलिए करने का फैसला हो चुका है, बल्कि कुछ तो फैसले कर भी दिए, किसको देना है, 3 या 5 करना है, किसको हिस्से में आना है, वो सारे फैसले हो चुके हैं। इसलिए जब आपने ये, मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि आप तो बजट नहीं बना सकते, मुझे आप बता दीजिए कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि बजट को डेट इसलिए डेफर की गई कि आप बजट देखिए, हमारे बजट में जो कुछ हो रहा है वो दूसरे कर रहे हैं। सऊदी अरब कर रहा है, UAE कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, IMF कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, चीन कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं भाई? पैसे भी उन्हीं के हैं ना सर, तो वही बजट बनाएंगे ना। नहीं, तो सवाल ये है कि फिर मुल्क किसका है? तो फिर आप देखिए, ये सवाल बहुत संजीदा है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने फिगर्स की जिम्मेदारी कबूल की है सर। बात यह है कि ये बजट तबाही का नुस्खा है। ये बजट जो आ रहा है, ये जो कर्जे ले रहे हैं, ये इस मईशत की इस्लाहात के लिए नहीं है। ये बहरान को 3 साल के लिए टाल रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि 3 साल बाद जो आपके पास आज चॉइस है चीन अमेरिका के दोनों के साथ मिलकर मदद लेने का, वो अमेरिका 3 साल बाद इजाजत नहीं देगा आपको, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं रहेगी। उस अजहा को समझने की जरूरत है। मैं हूं तो ये कहूं कि मीडिया पे 22 घंटे यही प्रोग्राम हो कि मुल्क अगर 3 साल बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, क्यों ही करना चाहते हैं हम, कि अगर 15,000 की कमी पूरी नहीं करना चाहते, आवाम को तैयार करना है। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, टाइम जो है वो गुजारा जा रहा है। महसूस ही हो रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म इकदाम नहीं हो रहे। हालांकि हुकूमत के पास 5 साल का मैंडेट है और हुकूमत को इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए, उन तमाम मामलात की तरफ जाना चाहिए कि जिनकी तरफ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने तवज्जो दिलवाई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।